ये चरखा काट रहा है कि मोंडे दबा रहा है। अम्मू कुछ नहीं बोला। उसके माथे पर पसीना था। वो अपने हाथों को माजा के कंधों पर हरकत देता रहा। चंद सेकंड बाद वो बोली, अच्छा चल छोड़। वो सामने अलमारी में से पानी की बोतल पकड़ कर ला। अम्मू उसके इशारे पर अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और बोतल तलाश करने लगा। पानी की बोतल तो नजर नहीं आई, लेकिन शराब की स्याही माइल बोतल वहां मौजूद थी। माजा की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। और बिटर बिटर क्या देख रहा है, यही बोतल लानी है। अम्मू ने लरसते हाथों से बोतल थामी और उसे माजा के सामने 3 टांगों वाली गोल मेज पर रख दिया। यहाँ गिलास पड़ा था और एक जग में थोड़ा सा पानी भी रखा था। माजा ने मुलाजमत शहनाज को अपनी भारी भरकम आवाज में पुकारा। वो चंद सेकंड में अंदर आ गई। उसके हाथों में ट्रे थी। ट्रे के अंदर प्लेट में बर्फ के टुकड़े रखे थे और कुछ निमको वगैरह थी। अम्मू को अजीब उलझन हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह औरत क्या कर रही है। इसे सिर्फ इतना पता था कि शराब बहुत बुरी चीज है। इसे बदमाश लोग पीते हैं और पीने के बाद ज्यादा खबीस हो जाते हैं। इसे हरगिज पता नहीं था कि कुछ औरतें भी शराब पीती हैं। माजा की आंखों में अजीब सी सुर्खी उतरती जा रही थी। उसने जग में बर्फ के टुकड़े डालकर जग को हिलाया। फिर अम्मू से मुखातब होकर बोली, चल ये काला पानी डाल। किसमें? अपनी बेबे के सर में। ओए इस गिलास में डाल, ये जो तेरे सामने रखा है। अम्मू ने लरसते हाथों से बदबूदार स्यार गिलास में अंडेला। गिलास 1/3 भर गया तो माजा ने अम्मू का हाथ रोक दिया। फिर उसने अपने हिसाब से इसमें ठंडा पानी मिक्स किया और गटागट चढ़ा के इस कमरे में उसने यही अमल 2-3 बार दोहराया और उसका चेहरा तमतमाने लगा। आंखें सुर्ख नजर आने लगी, बिल्कुल अंगारों की तरह। अम्मू को उससे डर लगने लगा। उसे लगा कि वो कहीं उसे मारना न शुरू कर दे। वो डगमगाती हुई उठी। उसने अम्मू के गाल पर एक सख्त चुटकी ली और कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। अम्मू के सीने में दिल कबूतर की तरह फड़क रहा था। वो समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। एकदम कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फकत हल्की सरसराहट और चरखी की मध्यम आवाज से पता चलता था कि छत पर जहाजी साइज का चादर वाला पंखा हरकत कर रहा है। यकायक अम्मू ने सख्त जिस्म वाली माजा को अपने बिल्कुल पास महसूस किया। उसकी सांसों से बदबू के भभके उठ रहे थे। उसके बाजू अम्मू के गिर्द हमायल थे। अम्मू को घिन महसूस हुई। वो मर्द और औरत के ताल्लुक के बारे में जानता था, लेकिन ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कितनी बड़ी और ऐसी भद्दी औरत उससे कोई ताल्लुक बनाएगी। मैंने बाहर जाना है, वो हकला। बाहर चले जाना, अभी तो इधर चलो। कहाँ जी? और इधर। उसने उसे बिस्तर पर धकेलते हुए कहा। उसके हाथों की गिरफ्त अब पहले से सख्त थी। चंद लम्हे बाद अम्मू ने खुद को एक बेपनाह बोझ तले महसूस किया। इसका दिल चाह रहा था कि वो इस बदबूदार औरत के चेहरे पर जोरदार 2 हथड़ मारे और यहां से भाग निकले, लेकिन वो जानता था कि यहाँ बड़े करख्त किस्म के पहरेदार मौजूद हैं और इनके कंधों से हर वक्त बंदूकें झूलती रहती। शहनशाह के मजार के पहरेदार इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वो बड़े मकरू और अजियतनाक लम्हे थे। वो खुद को किसी शिकारी जानवर के पंजों में महसूस कर रहा था और कसमसा रहा था। माजा जब मतलब बरारी में नाकाम हुई तो एकदम जल्ला उठी। तो उसे अम्मू को उसकी गर्दन से पकड़कर जोरदार झटके दिए और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। पहले वो उसे खाली हाथों से मारती रही, फिर उसने चमड़े का एक देसी जूता पकड़ लिया। ये बड़े जिल्लतनाक लम्हे थे। वो बेदर्दी से इसके जिस्म पर जरबे लगाती रही और गालियां बकती रही। कोई अम्मू को छुड़ाने नहीं आया, किसी ने मुदाखलत नहीं की। अम्मू कराता रहा और बिस्तर पर लौटता रहा। फिर उसने दरवाजा खोला और अम्मू की पुष्ट पर लात रसीद करके उसे बाहर फेंक दिया। 1 सेकंड बाद अम्मू अपने पीछे दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज सुन रहा था। एक गोशे से मुलाजमा शहनाज नमदार हुई, चल उठ शाह। उसने तरस आमेज और किसी हद तक तंज आमेज लहजा में सरगोशी की। अम्मू का राता वो उठ खड़ा हुआ। इस रात अपने कमरे में जाकर अम्मू खूब रोया था। उसने आज रात औरत का एक नया रूप देखा था। इन घड़ियों में शायद उसे औरत जात से ही नफरत हो जाती अगर उसके तसव्वुर में चांदी बालों वाले एक मुकद्दस चेहरे की शबीह न उभर आती। ये उसकी प्यारी माँ का चेहरा था। वो रोता रहा और सोचता रहा कि कितना फर्क है इन 2 औरतों में। इसे अपनी माँ टूट कर याद आई। आज से 7-8 रोज बाद उसकी माँ को इससे मिलने शहनशाह पीर के बाजार पर आना था। यकीनन वो दिन गिन गिन कर इस वक्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो मजार पर नहीं था। खबर नहीं कि अम्मू को वहां न पाकर उसकी माँ पर क्या गुजरनी थी। उसने अपनी माँ की वीरान आंखें और उसका जर्द चेहरा देखा। उसका दिल सीने में टूट कर 100 टुकड़े हो गया। वो सारी रात सिसकता रहा और अपनी चोटों को सहलाता रहा। उसे बेपनाह तौहीन का एहसास भी हो रहा था। अगले रोज दोपहर के वक्त जब हर तरफ चिलचिलाती धूप फैली थी, मुलाजमा शहनाज फिर मालिकन माजा का बुलावा लेकर पहुंच गई। अम्मू अंदर तक लर्ज गया। कल वाले सारे कराहत अंगेज वाकयात उसे फिर याद आ गए। वो चारों न चार फिर शहनाज के साथ माजा के पास पहुंचा। आज वो जरा मुख्तलिफ मूड में था। आज वो बरामदे में थी और सूतर की बनी हुई एक रंगीन चारपाई पर फैल कर लेटी हुई थी। उसके सर के नीचे गाँव तकिया था। 15-16 साल की एक लड़की उसके सराहने खड़ी एक बड़ा पंखा दोनों हाथों से झील रही थी। 18 साल का एक गोरा चिट्टा लड़का उसके लिए हुक्का ताजा कर रहा था। हुक्का ताजा करके उसने माजा के करीब रखा और उसकी लंबी नय माजा के हाथ में थमाई। उसके बाद वो बाहर चला गया।
माजा ने पंखा झेलती हुई लड़की को भी सहन में भेज दिया और अम्मू को एक मूडे पर बैठने का इशारा किया। अम्मू बैठ गया। वो बोली, कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हें मार बैठी, इसका मुझे अफसोस है। इसमें तुम्हारा भी थोड़ा बहुत कसूर है। मेरे कहने पर चलोगे तो बहुत खुश रहोगे, हर तरह का आराम मिलेगा, लेकिन अपनी मर्जी दिखाओगे तो फिर मैं बड़ी सख्त भी हूं। अभी तुमने कुछ नहीं देखा। उसका लहजा आखिर में धमकी आमेज हो गया। अम्मू बस सर झुका कर रह गया। उसके होंठों ने एक बेसाख्ता हरकत जरूर की, मगर वो कुछ कह नहीं सका। क्या कहना चाहता है वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुछ नहीं जी, मैं बताती हूँ, तू वापस जाना चाहता है और तेरे दिल में यहां से भागने का फतूर भी है। ये भागने वाला फतूर अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। जब तक मैं ना चाहूंगी तेरे फरिश्ते भी यहां से निकल नहीं सकते। अगर आजमाना चाहता है तो आजमा कर भी देख ले, अगर ना ही आजमा ले तो चंगा है। माजा का लहजा बता रहा था को जो कहती है करके भी दिखाती है। अम्मू इस बात में सर हिलाने पर मजबूर हो गया। कहीं पास ही तवेले की तरफ रखवाली के बड़े बड़े कुत्ते पुरहोल आवाज में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। वो अजीब शक्ल सूरत की औरत थी। उसका चेहरा देखकर दहशत आती थी। वो गाँव तकिए पर सीधी होकर बैठी, तकिया थोड़ा सा एक तरफ खिसक गया। तकिए के नीचे स्याह रंग के पस्तौल की छलक नजर आई। माजा ने हस्बे साहब काला तहबंद पहन रखा था। वेल की सफेद कमीज थी जिसके बाजू उसने मर्दों की तरह उड़स रखे थे। इसके जिस्म को देखकर लगता था कि वो खासी खुश खुराक भी है। अम्मू की मौजूदगी में ही उसने पक्की लस्सी की एक बड़ी गड़वी एक ही डीक में खाली कर दी और फिर मर्दों के अंदाज में डकार ले डाली। इसी दौरान में अचानक अहाते के फाटक पर खड़े पहरेदारों में से हलचल नजर आई। फिर एक ताजी घोड़ा सरपट भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी रकाब में किसी शख्स का पांव बुरी तरह फंसा हुआ था। वो शख्स घोड़े के साथ साथ ही घिसटता चला आ रहा था। घोड़े के ताकुब में कई अफराद थे। वो शायद उसे रोकना चाह रहे थे, लेकिन वो इनकी पहुंच से दूर था और अगर पास भी होता तो शायद उसकी सरकशी के सबब वो उसे रोक नहीं सकते। ऐसा जवान और कद काठ वाला घोड़ा अम्मू की नजरों से पहले कभी नहीं गुजरा था। वो दीवानी रफ्तार से वसी हाथे के अंदर दौड़ा था। जख्मी सवार किसी हल्की फुल्की चीज की तरह उसके साथ घिसटता और पलटता चला आ रहा था। सामने से लपकने वाले दो अफराद ने घोड़े के रास्ते में आने की कोशिश की। वो बिलाखेज तेजी के साथ इन्हें चकमा दे गया और शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ा। और यही वक्त है जब अम्मू की निगाह घोड़े के पीछे घिसटते हुए शख्स पर पड़ी। अम्मू लर्ज कर रह गया। इससे पहले उसने अपने गांव में अड़ोस पड़ोस में मरने वालों के मुर्दा जिस्म देखे थे, मगर ऐसी भयानक लाश कभी नहीं देखी थी। बदनसीब शख्स न जाने कितनी दूर से घोड़े के पीछे रपटता चला आ रहा था और कहां घटक रहा था। इसका सर तरबूज की तरह फट चुका था और सामने की तरफ से सीने की खाल मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी। एक साइज नुमा शख्स ने घोड़े की लगाम थामना चाही, मगर उसने घूमकर ऐसी दुलत्ती चलाई कि वो दूर तक लुढ़कता चला गया। एक शख्स ने इस्तराब के आलम में घोड़े पर राइफल तानी। ओए ओए, गोली नहीं चलाना। माजा दहाड़ी और घोड़े की तरफ बढ़ी। माजा ने घोड़े को उसके नाम से पुकारा, हीरे हीरे। वो फिर एकदम चकमा देकर दाएं तरफ से आगे बढ़ी। वो घोड़े की लगाम थामना चाहती थी, लेकिन घोड़ा तो शल्लावा बना हुआ था। वो हिननाता हुआ अपने पिछले पांव पर खड़ा हुआ और तकरीबन अलिफ होकर वापस पलटा। वापस पलटने की वजह से उसका रुख सीधा अम्मू की तरफ हो गया। पानी के दो बड़े मशकों को तोड़ता और एक चारपाई उलटता हुआ अम्मू की तरफ आया। अम्मू इस अचानक उफ्ताद से घबरा गया। उसने तेजी से अपनी जगह छोड़ने की कोशिश की, मगर वह देर हो चुकी थी। सरकश घोड़ा उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने बेख्तियार अंधाधुंध अपना हाथ फैलाया। इस दौरान में उसकी आंखें बेसाख्ता बंद हो चुकी थी। अम्मू के हाथ में घोड़ी की लगाम आई। उसके बाजू को शदीद झटका लगा। वो एक बुरी तरह डगमगाया, मगर गिरने से बच गया। यही लम्हे थे जब तनो मन माजा घोड़े पर झपटी। लगाम अम्मू के हाथ में आने के बाद घोड़ा चंद लम्हे के लिए सख्ता ज़दा सा हो गया। चाहे यह सूरत हाल उसकी समझ में नहीं आई थी या वो फिर से दीवानावार उछल कूद शुरू करने के लिए पैंतरा बदल रहा था। माजा ने इस मौका से फायदा उठाया और अपने पूरे वजन के साथ घोड़े की गर्दन पर जा पड़ी। गर्दन को अपने बाजुओं में लेकर उसने कुछ इस तरह जोर लगाया कि घोड़ा जमीन पर आ रहा। उसके गिरने की देर थी कि मौका पर मौजूद अफराद चींटियों की तरह उससे चिमट गए। जिसके हाथ में घोड़े के जिस्म का जो हिस्सा आया उसने जकड़ लिया तो तीन अफराद गिरे हुए घोड़े के ऊपर ही चढ़ बैठे। उसकी चर्मी लगाम अभी तक अम्मू के हाथ में थी। अम्मू ने यह मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो हक्का बक्का खड़ा रहा। साइसनुमा शख्स ने एक दूसरे मुलाजम को साथ मिलाकर तेजी से घोड़े की टांगें बांधना शुरू की। 2-3 मिनट के अंदर सरकश घोड़ा पूरी तरह बेबस हो चुका था। घोड़े को संभालने और गिराने में ज्यादा किरदार माजा ही का था। बहरतौर उसमें कुछ हिस्सा अम्मू का भी था। लगाम अम्मू के हाथ में आने के बाद ही घोड़े की गैर मामूली सरकशी में कमी वाक़ई हुई थी। इस कोशिश में अम्मू की एक कूनी बुरी तरह छिल गई और उससे खून रिसने लगा। तो 3 मजीद अफराद को भी चोटें आई। बहरहाल सबसे खौफनाक मंजर इस लाश का था। सरकश घोड़े के साथ घसीटती हुई जो हवेली के अहाते में पहुंची थी। यह लाश एक 40-45 साल शख्स की थी। इसके जिस्म पर आम सा लिबास था। इसकी पगड़ी और जूते वगैरह उतर चुके थे। सारा जिस्म जख्मों और खराशों से भरा हुआ था। सर की चोट सबसे मोहलक थी। खोपड़ी तरबूज की तरह फटकर खुल चुकी थी। लाश पर फौरन चादर डालती की। थोड़ी देर में अहाते के अंदर बहुत से अफराद जमा हो गए। मरने वाले का नाम फाजिल था। वो हवेली के कामों में से एक था। मुश्तिल घोड़ा उसे करीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ हवेली तक लाया था।
अचानक अम्मू को एक रोती पीटती लड़की नजर आई। वो डगमगाती हुई लाश की तरफ बढ़ी। हाय अब्बा जी, वह पुकार रही थी। अम्मू ने पहचान लिया, ये वही 15-16 साल मासूम सूरत लड़की थी जिसे उसने माजा के सरहाने खड़ा देखा था। वो उसे मुसलसल पंखा झिल रही थी। लड़की ने लाश के चेहरे पर से चादर हटाई और फिर उससे लिपट गई। उसकी गिरिया जारी दिल दोस्त थी। हाय अब्बा जी, आपको क्या हो गया? आप भी मुझे छोड़कर चले गए। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? मुझे भी मौत आ जाए, या अल्लाह मुझे भी मौत आ जाए। लाश के मसक चेहरे पर दोबारा कपड़ा डाल दिया गया था। माजा के इशारा पर हवेली के मुलाजमाओं ने लड़की को बमुश्किल संभाला और उसे लाश से दूर ले गए। अम्मू भी हवेली के एक हिस्से में वापस आ गया जिसे डेरा कहा जाता था। उसके जख्मी बाजू की भी मरहम पट्टी कर दी गई। रोती चिल्लाती लड़की का नाम शबाना था। वह घोड़े से गिरकर मरने वाले फाजिल की बेटी थी और बाप के साथ ही यहाँ हवेली में रहती थी। उसकी वालदा और 2 छोटे भाई एक करीबी मौजू के रहने वाले थे। वो लाश लेकर अपने इलाके की तरफ चले गए थे। अम्मू की कोहनी पर अच्छा खासा जख्म आया था। तीसरे रोज माजा ने उसे हवेली में बुलाया और उसका हाल चाल पूछा। अम्मू को हल्का सा बुखार भी था। माजा ने मुलाजमा शहनाज से कहा, जब तक इस मुंडे की तबीयत ठीक नहीं होती ये हवेली ही में रहेगा। इसे एक कमरा दे दो और जरा अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ इसे। देखो किस तरह हड्डियां निकली हुई हैं खबीज की। मैं इधर ही ठीक हूँ जी, हल्का सा बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। अम्मू मनमनाया। तू ज्यादा डॉक्टर ना बने, जो कह रही हूँ वो कर। माजा रोब से बोली और शहनाज को इशारा किया कि वो अम्मू को ले जाए। शहनाज ने अम्मू को लिया और अहाते के अंदर ही एक हवादार कमरे में ले आई। यहाँ 3 तरफ सलाखदार खिड़कियां थीं। वैसे भी यह कमरा नीम के दरख्त की घनी छांव में था। यूं लगता था कि यहाँ गर्मी का गुजर ही नहीं। एक पलंग, एक अलमारी और जरूरत की दीगर चीजें इस कच्चे कमरे में मौजूद थीं। शहनाज ने मुस्कुराती हुई मानीखेज नजरों से अम्मू को देखा और बोली, तुम्हारी तो लाटरी निकली हुई है, खाओ पियो और आराम करो। काम शाम करने के लिए हम गरीब गुरबा जो हैं। अम्मू जल कर बोला, मेरी जगह तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे काम शाम कर लेता हूँ। वो हंस हंस कर धोरी होने लगी। तुम्हारी जगह मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी जगह तुम ही ले सकते हो। उसके जाने के बाद अम्मू पलंग पर चित लेट गया और अपने हालात पर गौर करने लगा। इसका दिल गमो अंधों में भर गया। माँ के चांदी बाल उसकी निगाहों में चमकने लगे और उसकी थकी थकी वीरान आंखों का तस्वुर अम्मू की आंखों में नमी जगाने लगा। इस कमरे में उसे वाकई हर तरह का आराम मिला। बेहतरीन खाना, नई रेशमी कपड़े, इसके अलावा आरामदेह बिस्तर, ना मक्खी ना मच्छर। 2 दिन बाद 1-2 बार माजा की झलक भी नजर आई। उसका रवैया अब बेहतर नजर आता था। उसके कहने पर उसका मुलाजिम खास माखा अम्मू को गांव के हकीम के पास भी लेकर गया और उसके बाजू की मरहम पट्टी करवा के लाया। लेकिन चौथे रोज ही वही हुआ जिसका अम्मू को डर था। वो बलाईदार दूध का बड़ा गिलास पीकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटा ही था कि शहनाज आ गई और सपाट लहजे में अम्मू से बोली कि उसे मालकिन याद कर रही है। ये एक अंधेरी रात थी। हवेली में कहीं कहीं चिरागों की मध्यम रोशनी थी। अम्मू धड़कते दिल के साथ हवेली का वसी सहन में से गुजरा। माखा और हवेली के दीगर मुलाजिम एक तरफ चारपाइयों पर बैठे शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। इनके करीब ही एक बड़ी लालटेन रोशन थी। इस रोशनी में रखवाली के 3 बड़े कुत्ते भी अपने खोंटों से बंधे नजर आ रहे थे। अम्मू को अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते देखकर माखे ने नशीली आवाज में हाँक लगाई, पुत्र नारा दे, तेरा हुस्न वेख्या थे, खुद नस गए कुम्हारा दे। मुलाजमा शहनाज अम्मू को माजा के कमरे में छोड़कर वापस चली गई। अम्मू का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। माजा मोड़े पर फैल कर बैठी हुई थी। उसका चेहरा आज फिर तमतमा रहा था। सांसों से बू के भभके उठ रहे थे। तबाही पर शराब की आधी बोतल पड़ी हुई थी। वो अजीब अंदाज से इमरान उर्फ अम्मू को देखती रही, फिर नरमी से बोली, चल वो दरवाजा बंद करते। अम्मू लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गया और उसे बंद कर दिया। और ना माकूल कुंडी भी लगाना, वो जरा दुरुस्ती से बोली। अम्मू ने कुंडी भी चढ़ा दी। चल बैठ जा उधर मेरे पास। इसने अपने पहलू की तरफ इशारा किया। इसकी मोटी कलाई में एक चमकदार धाती कड़ा नुमाया नजर आ रहा था। ये 2 नशिस्तों वाला मोड़ा था। अम्मू पंस कर उसके साथ बैठ गया। उसने अपना वजनी हाथ अम्मू के कंधे पर डाला और भराई हुई पाटदार आवाज में बोली, देख मुझसे डरने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से बैठ, समझ अपने घर में बैठा हुआ है। अम्मू ने इस बात में सर हिलाया। वो इससे इधर उधर की बातें करने लगी। इसे पूछने लगी कि वो किस तरह शहनशाह पीर के मजार तक आया था और इस किस्म की दूसरी बातें। ताहम इन बातों के साथ साथ वो इसके करीब भी आती जा रही थी। अब इसका बाजू ही अम्मू के कंधे पर नहीं था। वो खुद भी इस पर लद ही गई थी। अम्मू के अंदर वही 7 दिन पहले वाली कराहत जाग उठी। वो कुछ कह नहीं पा रहा था मगर उसका दम घुटने लगा। माजा का अंदाज बतदरीज जारहाना होता चला गया। उसने उसकी कमीज उतार फेंकी और उसकी बदबूदार सांसें अम्मू के चेहरे से टकराने लगी। कुछ देर बाद उसने लालटेन की लो दोबारा ऊंची कर दी। वो खफा नजर आ रही थी। ताहम इस खफगी का खुला इजहार उसने अम्मू पर नहीं किया। कुछ देर उसे घूरती रही, फिर सिगरेट की चंद तवील कश लेकर बोली, पानी पिएगा? अम्मू का गला खुश्क हो रहा था। उसने इस बात में जवाब दिया। माजा ने शीशे का गिलास तपाई पर रखने के बाद पानी के बजाय काले पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गिलास में थोड़ी सी शराब अंडेली, फिर इसमें ठंडा पानी मिलाया और बोली, ले थोड़ा सा पी ले, एकदम भला चंगा हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें से बू आती है। अरे बांदर, यही बू तो बंदे को शेर बनाती है। चल पी ले थोड़ा सा, चल शाबाश। उसने गिलास पकड़कर अम्मू के होंठों से लगाया। अम्मू ने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए। उसके कानों में माँ की आवाज गूंजने लगी,
उसने अम्मू को बताया था, शराब बहुत बुरी चीज है पुत्र, कभी भूलकर भी इसके पास नहीं जाना, यह इंसान को जानवर बना देती है, बल्कि इससे भी बदतर कर देती है। और उसने अम्मू को मना किया था कि वो ऐसे बंदों के पास भी नहीं बैठेगा जो नशा करते हैं। उसने अपने होंठ बंद रखे और मुंह फेर कर कराहत का इजहार करता रहा। दूसरी तरफ माजा का इसरार बढ़ता गया। वह अब उससे बाकायदा जबरदस्ती कर रही थी। 2 घूंट पी ले, मर नहीं जाएगा, मेरे कहने पर पी ले। उसने उंगलियों का बेरहम दबाव डालकर अम्मू का मुंह खोलना चाहा। शराब का तल्ख जायका अम्मू की जुबान पर आया। उसे उबकाई से आ गई। उसने हाथ झटका, गिलास माजा के तनोमंद हाथ से निकलकर कच्चे फर्श पर गिरा। माजा का पारा एकदम 7वें आसमान पर चला गया। 2 सेकंड के लिए सख्ता ज़्यादा रह गई, तब यकायक अम्मू पर पिल पड़ी। और कुत्ते थे पुत्र, और तेरी ये जुर्रत, तेरी ये जुर्रत। उसने इमरान अम्मू पर गालियों के साथ ही थप्पड़ों की और ठोकरों की भी बारिश कर दी। उसके अंदर हवानी कुव्वत थी। वो वाकई ऐसी औरत थी जिसे खौफ खाया जाना चाहिए था। उसने अम्मू को उठा उठाकर दीवारों से पटका, फिर वही चर्मी जूता पकड़ लिया जिसने 7 दिन पहले अम्मू की चमड़ी उधेड़ दी थी। एक बार फिर अम्मू जबरदस्त छत्रोल की जद में आ गया था। उसके पिंडे और टांगों पर अंगारे से दहकने लगे। उसके जख्मी बाजू में दर्द की लहरें उभरी और पूरे जिस्म में फैल गई। मारने के साथ साथ वो अम्मू को गलीज गालियां भी दे रही थी। अम्मू के लिए इनमें सबसे अजियतनाक वो गालियां थीं जिनमें उसकी मां का जिक्र हो रहा था। वह आप गई तो उसने पहले दिन की तरह एक बार फिर उसे लात मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया। नाजो, ए नाजो, उसने मुलाजमा शहनाज को आवाज दी और वो डरती हुई उसके सामने आ गई। माजा अम्मू की तरफ इशारा करके पुकारी, ले जाओ इस कुत्ते को, माके से कहो सराह में रखकर इसका दिमाग ठीक करे। शहनाज ने उस बात में सर हिलाया और अम्मू को उठने का इशारा किया। माजा ने कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन फिर फौरन निकल दिया। शहनाज से मुखातब होकर बोली, और इस अच्छू को भेज दो, मेरे पास है। अम्मू आंसू बहाता हुआ शहनाज के साथ बाहर सेन में आया। माखा अभी तक अपनी टोली में बैठा हुआ था। शहनाज ने उसके पास जाकर कुछ खुसर फुसर की। माखे ने इस बात में सर हिलाया और गुद्दी से दबोच कर बैरूनी दरवाजे की तरफ इमरान को ले गया। अम्मू का जिस्म जूतों की मार से सुलग रहा था। उसने बस एक शलवार पहन रखी थी। माके की टोली के अफराद ने अम्मू को तमस्खर अमेज नजरों से देखा। जब अम्मू हवेली के हाथे से बाहर निकल रहा था, उसने 19-20 साल के गोरे लड़के को जिसका नाम अच्छू था देखा। वो शहनाज के साथ अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। गालबन आज रात अम्मू की जगह पुर करना थी उसे। कजाब लगे सर वाला लंबा तिरंगा माखा अम्मू को लेकर डेरे के पिछवाड़े सराह में आ गया। यह दरअसल वही मकान था जिसमें जुए की बहुत बड़ी बैठक भी थी और शाम को यहाँ खूब गहमा गहमी होती थी। हुक्के गिड़गिड़ाते थे, शराब की बू फैलती थी और ताश के पत्ते बिखरते थे। माके ने अम्मू को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसकी दीवारें कच्ची लेकिन बहुत मोटी थी। इस कमरे में बस एक दरवाजा और एक सलाखदार खिड़की थी। कच्चा फर्श गीला और बदबूदार था। इसे अंदाजा हुआ कि यहाँ शायद कुत्ते भी बांधे जाते होंगे। अम्मू का यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। सुबह सवेरे 2 देव हैवकल बुलडाग भी अम्मू के साथ ही इस कोठरी में बांध दिए गए। इन्हें मजबूत खूंटों से बांधा गया, लेकिन फिर भी उनकी कुर्बत की दहशत अम्मू के असाब चटखाने लगी। कोठरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसे खुद को एक गोशे तक महदूद करना पड़ा। वो बिल्कुल भूखा प्यासा 48 घंटे तक इस कोठरी में बंद रहा। सारा दिन दोनों कुत्ते इसके साथ बंधे रहते थे। रात को इन्हें निकाल लिया जाता था। इनके फुजले और पेशाब की बू ने शुरू में तो अम्मू को बेहद परेशान किया, लेकिन फिर बतदरीज उसकी हिस्से शामा कुंद सी होगी। तीसरे दिन दोपहर को जब वो खुद को भूख प्यास की वजह से करीबुल मर्ग महसूस कर रहा था, सलाखदार खिड़की की तरफ थोड़ी सी आहट हुई। उसने सर घुमाकर देखा। वही 15-16 बरस की मासूम सूरत लड़की खिड़की के सामने थी, जो चंद दिन पहले अपने बाप की नागहानी मौत पर दीवाना वार हुई थी। कालबन वो अपने बाप की तजहीज और तकफीन के बाद हवेली वापस आ चुकी थी। उसके सर पर रोटियों वाली पड़ी चंगेर थी और हाथ में लस्सी का डोल था। उसने मोहतात नजरों से दाएं बाएं देखा। शुक्र है दोपहर में आसपास कोई नहीं था। उसने नमकीन लस्सी का गिलास भरकर अम्मू की तरफ बढ़ाया, जिससे वो घटाघट पी गया। लड़की ने एक तह की हुई रोटी भी अम्मू की तरफ बढ़ाई। इसके अंदर सालन भी था। वो सरगोशी में बोली, छुपा कर खाना, नहीं तो भा माका तुम्हारी जान को आ जाएगा और मेरी भी शामत आ जाएगी। फिर वो जल्दी से आगे बढ़ गई। अम्मू को इस लड़की का नाम शबाना मालूम हुआ था। वो अच्छे कदुखाल की थी और उसके चेहरे पर खसूसियत उसकी आंखें थी, जिनमें मासूमियत और मोहब्बत सच्चे मोतियों की तरह कूट कूट कर भरी हुई थी। रात को माका अम्मू के लिए थोड़ा सा बदमजा खाना और पानी लेकर आया। शायद उसे डर था कि अम्मू को आज भी कुछ न दिया गया तो सुबह तक कोठरी में इसकी लाश से मुलाकात भी हो सकती है। जब अम्मू रूखी सूखी रोटी नीम ठंडे पानी के जरिए गले से उतारने की कोशिश कर रहा था, माके ने उसकी ठोड़ी को अपने पंजे में दबोच कर उसके सर को जोर से दाएं बाएं हिलाया और फुनकारा, अड़ियल टट्टू ना बन बेवकूफा, जिंदड़ी बर्बाद हो जाएगी तेरी। मालकन का दिल तेरे ऊपर आया है, उसे खुश रख, वो तुझे खुश रखेगी। अम्मू खामोश रहा। माके ने जोर से उसके बाजू पर टहोका दिया। ओए बोलता क्यों नहीं? अभी तूने मालकन के गुस्से की छोटी सी झलक देखी है। वो क्या कहते हैं, फिल्म का टेलर देखा है। फिल्म देखनी अभी बाकी है। उसने भी तो तुझे सिर्फ कुत्तों के साथ बनवाया है, फिर कुत्ता भी बना देगी और सिर्फ कुत्ता ही नहीं बनाएगी, तुझे अपने पांव चाटने पर भी मजबूर कर देगी। करना तो तुझे पड़ेगा जो मालकन चाहेगी, लेकिन जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए वही चंगा होता है।
पर ये तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ओए ओए मौलवी सनाउल्लाह, और ज्यादा फतवेबाजी ना कर ओए। और यहाँ गुनाह सवाब मतलब कुछ और होता है। गुनाह वही है जो मालकन को पसंद ना हो, और अपने गुनाहगारों के लिए मालकन के पास दोजक भी अपना ही है। 2-4 दिन में तुझे उठाकर फेंक देगी उसमें। अम्मू का सर झुका हुआ था, वो कुछ भी ना कह सका। अपनी माँ की दूर उफ्तादा मुकद्दस आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। माँ ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर तू तैयार है तो मैं जाकर मालकन से बात करूं। अम्मू का दिल एक बार फिर कराहत से भर गया। एक बदबूदार बोझ के तसव्वुर से उसने सर घुटनों से लगा लिया। माँ ने अपना सवाल दोहराया तो अम्मू ने नफी में सर हिला दिया और दाएं हाथ की पुश्त से अपने आंसू पूछ लगा। माँ ने उसे एक गाली दी और बोला, लगता है तेरी तकदीर ही खराब है। उसके हाथ से सालन वाली प्लेट छीनता हुआ वो बाहर चला गया। अगले 6-7 रोज अम्मू के लिए बहुत अजियतनाक थे। उसके जिस्म पर फकत एक शलवार थी। उसके नंगे पिंडे पर सारी रात मच्छर काटते थे और दिन के वक्त मक्खियां बैठती थी। कोठरी की सफाई बस 1-2 बार ही की गई थी। बू से उसके हवास मख्तल हो रहे थे। दिन के वक्त उसे कुत्तों के साथ रहना पड़ता था। ये बड़े खूनखार किस्म के कुत्ते थे। ताहम गैर इरादी तौर पर अम्मू के साथ इनका रवैया नरम ही था, या उन्होंने मजबूरी के तहत इसे नजरअंदाज कर दिया था। अम्मू को बस एक वक्त रूखी सूखी रोटी, बचे कुछ सालन या दही वगैरह के साथ दी जाती थी। वो उसकी जिस्मानी जरूरियात के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। अगर उसे शबाना का चोरी छुपे ताउन हासिल ना होता तो शायद वो बिल्कुल नीम जान हो जाता। शबाना दरअसल सरा में खाना वगैरह बनाने आती थी। वापसी पर वो अम्मू वाली कोठरी के सामने से गुजरती थी। इस वक्त अमूमन इस तरफ गहरा अंधेरा होता था। वो नजर बचाकर कुछ खाना खिड़की में से अंदर कर देती थी। कभी रोटी जिस पर भुने हुए मुर्ग का बीस रखा होता था, कभी समोसे या जलेबी वगैरह, कभी कोई फल। वो उसे अम्मू भाई कहकर बुलाती थी और उसे बहुत हमदर्दी रखती थी। एक रात वो आई तो अम्मू ने कहा, तू ऐसा ना किया कर शबाना, किसी ने देख लिया तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं अम्मू भाई, कोई ऐसी बात हुई तो संभाल लूंगी। वो जलतरंग बजाती हुई आवाज में बोली, कैसे संभाल लोगी? अम्मू ने सरगोशी में पूछा।